नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल और हम इस वक्त मौजूद हैं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और मुस्लिम नेताओं में एक चेहरा कहे जाने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के साथ। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन सफ़र पर, उनके राजनीतिक सफ़र पर। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल में। हमारी ज़िंदगी की दास्तां है इतनी तूलानी, हमारी ज़िंदगी की दास्तां है इतनी तूलानी, ये अफसाना समझने से है कासिर फ़हमे इंसानी। ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी, अभी बाकी है इन टूटे हुए तारों में ताबानी। आपका जो एक लंबा वक्त रहा राजनीति में, लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, कब से आपने ये राजनीति की शुरुआत की, क्या क्या संघर्ष आपने किए? देखिए, मेरी ज़िंदगी सियासत में बहुत लंबी गुजरी है और मैंने बहुत उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं बचपन से ही बहरहाल कुछ खिदमत खल्क के लिए मुझे दिलचस्पी थी। मैंने जब सन 60 में सियासत शुरू की, 60 साल आज मुझको हो गए कम, यानी पॉलिटिक्स में काम करते हुए। तो सन 60 में जब पॉलिटिक्स में आया तो मैंने बहरहाल पहले अपने शहर के अंदर तालीमी जद्दोजहद शुरू की और मैंने एक लाइब्रेरी कायम की, नेशनल लाइब्रेरी संभल। लाइब्रेरी में बहरहाल हमारे बहुत ही मौजूद दोस्त अहबाब बहुत से थे। एक ज़रीफ़ुल एहसान मजिस्ट्रेट भी थे और एक मतलब ये कि भाई मुकर्रब हुसैन थे और जनाब ताजुल इस्लाम साहब थे, मास्टर मुशाहिद साहब थे और इस मास्टर शारिक साहब, मास्टर नसीम साहब और मसूद साहब और नवाब आमिर साहब और कौन कौन लोग बहरहाल, और मिंज़ार यूसुफ साहब वगैरह और अंजार हुसैन, कौन कौन बहुत से लोग मेरे साथ थे, मुंशी मोहम्मद हुसैन अशरफी, और बहरहाल बहुत से लोगों ने मेरा इसमें साथ दिया और हमने एक लाइब्रेरी अपनी कायम करके उसकी एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर ज़ाब्ते में उस लाइब्रेरी को अखबारात और ये वो आने शुरू हो गए। उसमें लोगों में दिलचस्पी तालीम से बढ़ने लगी। आपने लाइब्रेरी की एक बात सामने रखी, आपके लिए कहा यह जाता है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, संभल में कोई विकास ही नहीं किया। हाँ, अब ये तो कहने वाले तो दुनिया है। ये संभल में क्या क्या मैंने किया, क्या तब्दीलियाँ आई, ये तो बहुत लंबी कहानी है, समझ गए ना। ये संभल अब जो देख रहे हैं, पहले संभल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मेरे दौर में ही हुआ है। मैंने ही सारी तब्दीलियाँ इसमें करवाई हैं जो कुछ भी हुआ है। बहरहाल ज़ाती काम भी लोगों के बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन अवामी काम भी बहुत ज़्यादा किया है। और गवर्नमेंट का काम, इसको ज़िला मैंने बनवाया, ये तहसील था संभल जी। तो इसको बात कर, उससे पहले का जो आप अभी हिस्ट्री की बात कर रहे थे, कैसा रहा राजनीतिक सफ़र, किस तरह के उतार चढ़ाव? मैं कोई, मेरे पास न तो कोई सियासी इख्तिदार था और ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, ना मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया माश था। मेरे वालिद का जब इंतकाल हो गया सन 55 में, तब मेरी वालदा हयात थी और मैं था और बहरहाल मेरी 2 बहनें थीं। एक बहन की शादी हो चुकी थी और उस वक्त मेरे वालिद ने मेरी सन 53 में शादी करा दी थी जी। लेकिन उनका 55 में जब इंतकाल हो जाता है तो मैं तन्हा तन्हा रह जाता हूँ। तो मेरे सामने घर गृहस्थी का मसला भी था और मतलब मुझे इधर खिदमत खल्क से दिलचस्पी थी। बहरहाल ये इस लाइब्रेरी के नाम पर हमने बहुत ऑल इंडिया मुशायरे किए संभल के अंदर। लोगों में तालीम के लिए बुनियादी चीज़, सबसे बुनियादी चीज़ तालीम है। जब तक हमारे अंदर तालीम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की का रास्ता मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये फरमाया तालीम हासिल करने के लिए गो टू एक्वायर नॉलेज गो इवन टू चाइना, चाहे चीन तक का, यानी कितनी बड़ी लंबी, चूँकि वहाँ से उस वक्त चीन की दूरी बहुत थी मुसलमानों की जी, तो इसलिए उसका नाम लेकर इसका मतलब ये है कि इसने कहा कि कितनी दूर मुल्क में जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जाओ। और जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो एक ही बात अल्लाह के तरफ से जो हज़रत जिब्राईल आमीन तशरीफ़ लाए तो कहा इक़रा, अल्लाह का हुक्म है तालीम हासिल। तो आपने बहरहाल उस वक्त से मेरे रसूल की देन है कि सारी दुनिया में तालीम फैली, समझिए ना। और इस्लाम तालीम में सबसे आगे था, लेकिन अपनी भक्ति कहिए या कमी कहिए कि इसकी वजह से जब तालीम से आदमी रास्ता बिछड़ गया तो आज मुसलमान की हालत जो है बहुत गिर गई है। और हम चाहते हैं कि तालीम के एतबार से मुसलमान आगे बढ़े, सारी दुनिया आगे बढ़े। तो तालीम जब आएगी तो तालीम से हैवानियत ख़त्म हो जाएगी और ये मज़ालिम भी ख़त्म होंगे, और जो गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार फलाना, ये चीज़ इन सारी चीज़ों पर असरअंदाज होगी तालीम। तो तालीम ही दुनिया में सबसे बड़ा रास्ता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले दिलचस्पी जो ली तालीम में ली कि तालीम लोगों को के दिमाग को मतलब ये तालीम से आरास्ता किया जाए तो हमारा शहर भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। हमारे शहर में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकी? आपने इतना संघर्ष किया देखिए, तालीम के लिए। अब ये तो मैं अपोजिशन में रहा आमतौर से, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट, हम एक आध दफ़े ऐसी सूबे की गवर्नमेंट में ऐसे रहे थोड़े, तो लेकिन अपोजिशन में ही रहे हमेशा। तो आज का रेलवे का मसला, जैसे अब मैं रेलवे का मसला, मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिए कि जब भी रेलवे का बजट जिस साल भी पेश होता है साल भर में, तो मैंने हर बजट पर संभल को रेलवे से जोड़ने के लिए, दिल्ली से जोड़ने के लिए, इधर इलाहाबाद वगैरह से इधर जोड़ने के लिए बहरहाल पूरी कोशिश की। उस पर सर्वे के आर्डर भी हो गए थे, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आपने भी प्रयास किए रेलवे लाइन के लिए, दूसरे जो सांसद रहे, जो और जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने प्रयास किए, लेकिन रेलवे लाइन आखिर क्यों नहीं निकल सकी? क्या ऐसी वजह रही? हाँ देखिए, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया जब इसका सर्वे हो गया, इनके ज़माने में, लालू यादव के ज़माने में सर्वे हो गया, जब मिनिस्टर थे रेलवे के, और सर्वे होने के बाद में तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई कि भाई इसका आमदनी इसमें कम होगी, खर्च ज़्यादा है। तो मैं इनके सारे काम क्या मुल्क में आमदनी के लिए किए जाते हैं, मुल्क की भलाई के लिए नहीं किए जाते हैं क्या, काम के लिए? तो बहरहाल मैं अब भी लगा हुआ हूँ, अब भी मैंने लिख कर दिया है गवर्नमेंट को, पिछले उसमें उठाया था मैंने अभी इसी दौर में, इनके ही गवर्नमेंट में, कि और मुझे उम्मीद है कि शायद वो ये रेलवे, मैं चाहता हूँ कि संभल को वाया हसनपुर में एक स्टेशन बनाया जाए और गजरौला जोड़ दिया जाए, तो दिल्ली से जुड़ जाएगी रेलवे, और इधर चंदौसी से। इसके अलावा यहाँ की और बहुत सी बुनियादी समस्याएं हैं, रोडवेज का मामला है। देखिए, अब जहाँ का यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चूँकि पैसा तो है नहीं, अब पैसा ना होने की वजह से मुझे किसी ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जो बहरहाल जो मेरा हाथ, जो एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मिल जाए फ़िलहाल। तो गवर्नमेंट से भी मैं उसमें कहूँगा, फिर इसमें सब कुछ होगा, लेकिन अभी तक कोई ज़मीन चूँकि मुझे दस्तयाब नहीं हो सकी है। उम्मीद है कि शायद जल्दी इसका इंतज़ाम हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तालीम की संभल में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कॉलेज स्कूल यहाँ पर अभी कम है, उसके एतबार से एक हमने कई आदमियों ने मिलकर, हकीम रईस मरहूम और जो दूसरे जो हमारे साथ थे, हमने मिलकर ये यहाँ डिग्री कॉलेज जो चल रहा है सब,
अब ये हम ही लोगों ने बनवाया इसको, MGM कॉलेज। MGM कॉलेज। जी सांसद जी, एक बात आपके बारे में कही जाती है कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, दूसरे लोगों की आप बात नहीं करते। नहीं, अब देखिए, अब मैं पूरे शहर के, मेरे पास यहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोग भी काम को आते हैं, उनका भी काम करता हूँ। और फिर मैं तो जब पूरे शहर का भला चाहूँगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम का क्या सवाल है, सबको फ़ायदा पहुँचेगा, सबके लिए चाहता हूँ मैं, हिंदुओं की भी, जाटवों की भी, और जितने भी लोग हैं, बहरहाल सबका भला चाहता हूँ, सबकी तरक्की चाहता हूँ। ये गलत है, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। चूँकि मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान तो ऑटोमेटिकली अगर कोई बात ना कहूँ तब भी वो मुझसे ही जोड़ी जाएगी। मिशन 2022 को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? विधानसभा के चुनाव के लिए आपने अपने पोते को आगे किया है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? किस तरह की तैयारियां? समाजवादी से ही तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी से टिकट मिल पाएगा क्या आपको? इंशाल्लाह उम्मीद है हमें मिलेगा। इसके अलावा सांसद जी, जो आपका पूरा राजनीतिक सफ़र रहा है, ऐसे कौन कौन से संघर्ष आपने किए हैं जो लोगों के लिए आपने किए हों अपने जीवन में? लोगों के लिए, हमारी सारी ज़िंदगी लोगों के लिए सफ़र है पूरा। बाबरी मस्जिद का कन्वीनर हूँ मैं। सबसे पहली मीटिंग मैंने, जब मैं MLA था, मैं 4 बार MLA भी रहा, अब 5वीं बार मैं MP हूँ, मिनिस्टर भी रहा मुलायम सिंह के साथ में मैं। तो मतलब ये है कि जब मैं MLA था तो उस वक्त सन 1 फरवरी सन 86 को ताला खुलवा दिया गया था। जब ताला खुलवा दिया गया, राजीव गांधी ने शायद खुलवाया था, तो उसके बाद से बहरहाल हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैंने सबकी मीटिंग बुलाकर सारे MLAs की, और बाहर से भी ज़फ़राब जिलानी वगैरह ये सब जितने भी लोग थे, मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कोचौचवी आ गए। तो वो उस वक्त हमने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी, जिसमें मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कोचौचवी को चेयरमैन बनाया गया था, ज़फ़राब जिलानी, आज़म खां और मैं, 3 आदमी हम उसके कन्वीनर थे। जी हाँ, वो तहरीक हमने चलाई, हम जेलों में के अंदर भी रहे और हमने पूरी कोशिश की, हालांकि इसमें कौम का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ और पूरी कौम इसमें कुर्बानी, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रही, उन्होंने कुर्बानियाँ दी भी इसमें। लेकिन बदकिस्मती ये कि जिन लोगों के हाथ में हुक्मरानी थी, बहरहाल उन्होंने हमें बाबरी मस्जिद को का जो हम चाहते थे कि मसले को हल करना, वो हल नहीं होने दिया। जब जब चुनाव आता है, एक बात अक्सर कही जाती है कि आप पार्टी बदल लेते हैं, पार्टी से गद्दारी कर देते हैं। देखिए, मैं पार्टी नहीं बदलता। मैंने कब बदली है पार्टी? एक दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा जब इन्होंने मेरा टिकट काटा सन 9 में, तो मैं आज़ाद लड़ने की मैंने कोशिश की था, लेकिन मेरे पीछे कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, बहुत सी पार्टियों ये थे कि हमारी पार्टी से आप लड़ लीजिएगा। तो इत्तेफाक से हमारा तालमेल बसपा से हो गया, मायावती से, तो मैं उस पार्टी से लड़ा था, उसमें मुझे कामयाबी मिल गई। मेरे खुदा के फल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं वो मैंने कभी ज़िंदगी भर किसी से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री काम सर्विस की, इसलिए बहरहाल वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं 5 बार इस मरतबा फिर MP हो गया हूँ। तो मैंने अपने सियासी सफ़र में बहरहाल ना कि मैंने ज़ातियात नहीं चलाई, मैंने सिर्फ कौम और मिल्लत का काम किया, यानी मतलब मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए और अपनी कौम के लिए। जब मैं मुसलमान हूँ तो कौम की तो बात करूँगा ही, जब मुसलमानों का मसला आएगा तो मैं मुसलमानों के साथ हूँ, लेकिन मुल्क के एतबार से सारे मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की भलाई के लिए मेरा खून भी हाजिर है और हमेशा रहा हूँ साथ में। और मैंने हिंदू भाइयों का भी
यहाँ ज़िंदगी में जब मैं हो जाता हूँ, जब भी मैं जो भी मेरे रहा, मिनिस्टर रहा, मैं या मैं वो MP रहा, मैंने सबका काम किया, उसमें कोई तफरीक नहीं की। कोई भी किसी भी बिरादरी का, मुल्क का, मेरे शहर का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का या बाहर का कहीं का आदमी आ गया, मैंने उसका काम करता हूँ, बगैर लालच के करता हूँ, और ये अपना फ़र्ज समझकर। चूँकि मैंने इस सियासत को इबादत का दर्जा दिया। सियासत इबादत भी है, बशर्ते कि तुम कोई लालच नहीं हो, कोई दिल में कोई दूसरा कोई ख्याल नहीं हो, सिर्फ अल्लाह से डर के उसकी भलाई के लिए वो काम किया जाए तो इबादत बन जाती है। 2022 मिशन चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? अब इसमें यही है कि हम बहरहाल ज़िया-उर-रहमान भी हल्के में, ज़िया-उर-रहमान बर्क भी हल्के में घूम रहे हैं अपने, मैं भी बहरहाल घूम रहा हूँ, और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लाएंगे। और इंशाअल्लाह पिछली बार 62,500 वोट ज़िया-उर-रहमान ने पाए थे, बिल्कुल, यानी हम इंडिपेंडेंट ही लड़ रहे थे वो, तो एक हैसियत से तो, लेकिन हम इस मरतबा हमें उम्मीद है कि हमने जितना काम हमेशा ही किया है, और लॉकडाउन में मैं सारे मुल्क से जुड़ा हुआ रहा हूँ, सारे मुल्क के लोगों का काम करा है मैंने। और यहाँ भी जानते हैं लोग, मैंने संभल में यहाँ MP होने के बाद में बहरहाल सारी जो भी शहर को फसादात से, बुराइयों से बचाए रखा, और यहाँ अमन व अमान रखने के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाया, और खुदा का शुक्र है ये इतने बड़े कोरोना के दौर में भी और बुरे हालात में भी, संभल पर के जब बुरा वक्त आया, कोरोना में लोग घरों में थे, तो हमने किट बनाकर लोगों के मकानों पर अनाज और ज़रूरियात के जो काम थे सारे हमने किट बनाकर घरों पर पहुंचाए। जी हाँ, तकसीम कराया, औरों से करवाया, तो लाखों रुपया यानी संभल के, मैं कहता हूँ संभल के लोगों ने, डीपासरा के लोगों ने ख़ास तौर से मेरे इल्म है, तो मैंने जिनसे कहा और उन्होंने मुझसे मशवरे किए, उन्होंने भी बहुत पैसा तकसीम किया और सारे ज़रूरियात की चीज़ें पहुँचाई। ये थे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब। कैमरामैन फिरोज अली अशरफी के साथ फरजन वारसी, संभल।